नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कंचन, कहानियाँ सुनाती हूँ। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी मनोवरत। एक सुंदर युक्ति। प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लौर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरिया पार्क में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं, फूल पौधों से खेलती हैं। किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युक्ति रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, यह बिल्कुल गैर मामूली बात है। अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नजर वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए, और युवतियां लज्जा से आंखें नीचे किए हुए। बसंत और हासिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ कर रहे थे। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाले हैं। दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और दबी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह न मिली? हासिम ने जवाब दिया, कोई वेश्या है, लेकिन वेश्या भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वेश्या अगर बेशर्म न हो तो वह वेश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधू और वेश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वेश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखने में यह आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाओ नहीं। वेश्या इस रहस्य को खूब समझती हैं। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है। हो सकता है अगर केवल यहाँ सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वेश्या है। इसकी मांग में सिंदूर है। वेश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौर चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंड पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधू सी लगती है। कुलवधू पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो। चलकर पूछ ही क्यों न लें। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे। और जो कहीं झिझक दे, झिझकने की तो कोई बात भी हो, उससे सौजय और हरदर्ता से डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युक्ति ऐसी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती है। यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो यह रूप जीवन प्रत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी न भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूँ कि कोई वेश्या है। रूप की देवी वैसा भी हो, उपास है। यही खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना है, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधू है? कुलवधू पार्क में आके सोए तो इसके सिवा और कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है। और यह वैसा वनोव्रत है। आजकल की युक्तियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युक्तियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधू। कुलवधू से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूँ। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है, तो आओ बैठें। जब वह उड़ जाने लगे तो उसके पीछे चले। मैं कहता हूँ वैश्या है और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो 10-10 की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो कोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल। दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए। दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा यह 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा। हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है। किसी भले घर की लड़की वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। और भले घर की लड़की फूहड़ होती है? नई आजादी है, नया नशा है। हम लोगों को तो बुरी भली कट गई। जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे। जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस, जवानी रुखसत हो गई। मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बहार है। हमारे वक्तों में तो कोई कहीं सूरत ही नजर नहीं आती थी। आज तो जिधर जाओ हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना युक्तियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं। पुरुष को जौहर उसकी जवानी है, उसका शक्ति संपन्न होना है। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा कड़ियल होते हैं। मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात न होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं न चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी न सका। डर लगता था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाएं और वह मुझे ताकते देख ले।
तो दिल में क्या समझे। खुशी होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, आप कुछ दिनों अकोसा को सेवन कीजिए। चंद्रोदय खाकर देख चुका, सब लूटने की बातें हैं। मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युक्ति से मेरी बात पक्की कर दें, मैं तैयार हूँ। हाँ, या मेरा जिम्मा, मगर हमारा भाई हिस्सा भी रहेगा। अर्थात अर्थात या कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूँगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो, आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूँ यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक लटका निकाला है। सच? अरे साहब, इस रमणी के स्पर्श में जवानी है। आप हैं किस फेर में? उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई। ना 100 मंकी ग्लैंड, ना एक रमणी का बहुपास। अच्छा, कदम बढ़ाइए, मोकिल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी। वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केस को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटे। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं, जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक। मुझे तो ऐसी औरतों से साबिका पड़ चुका है जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिछोरे, उछलखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वो प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं। यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मा समर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई। मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे। यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी तो, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो। मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी। दोनों मित्र निकल गए। 2 देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नौयौना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युक्ति पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशरम है। नौयौना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाठ तो भले घर की देवियों के हैं, बस ठाठ ही देख लो। इसी में मर्द कहते हैं स्त्रियों को आजादी न मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहाई है। मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सजलता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है। उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने ही से साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथे लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है। वह दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वह अपनी स्वाधीनता को ढोंग करती है। जो बलवान है वो अकड़ते नहीं, जो दुर्बल है वही अकड़ करती हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह न खुलवाओ मीनू। इस छोकरी को जगा कर कह दो जाकर घर में सोए। इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज टांग फैलाए पड़ी है। यहाँ नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी बाई जी। ठंडक पाकर बेचारी की आंखें लग गई है। रात भर यहीं रही। कुछ कुछ बकती है। मीनू युक्ति के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी? इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युक्ति आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया? क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है। मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो। यहाँ आई पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई। फिर मुझे होश न रहा। अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती। मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता। आप डॉक्टर श्यामनाथ को आप जानती होंगी, वह मेरे ससुर हैं। युक्ति ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, यह तो अभी इधर से ही गए हैं। सच? लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं? अभी मेरा गौना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युक्ति ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंतलाल तो अभी इधर से गए हैं। मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूं? जी नहीं, किसी को न बुलाइए। बसंतलाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूं?
तो चलो अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं, आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज, मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंतलाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वह इस पार्क में आते हैं, मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता, किस लिए कोई जरूरत न थी। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में जरूर लिखना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कंचन आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।